Hello friends, welcome to my channel. My name is Gaurav Garg. Today we are going to start our first chapter of class 11 physics, that is physical world and measurement. सबसे पहले हम साइंस के बारे में जान लेते हैं. So science is the logical knowledge about the natural world and their laws. It means कि जो हमारी दुनिया है या उसके बीच में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, सो उसका एक लॉजिकल नॉलेज होना साइंस होता है. By the word logical, I mean to say दिस विल टेल अबाउट टू थिंग्स, दैट इज वाई एंड हाउ. कि कोई भी प्रोसेस क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है उसको हम साइंस बताएगा हमें. ठीक है. फॉर एग्जांपल कलर ऑफ स्काई. स्काई का जो कलर है हमें पता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम इट्स कलर इज ब्लू, बट एट नाइट इट्स कलर इज ब्लैक, while at morning and evening its color is red. क्लियर. सो जो कलर की इतनी वेरिएशंस आ रही हैं स्काई के, तो उसका जो रीजन है वो हमें कौन बताएगा? साइंस बताएगा. सेम नेक्स्ट एग्जांपल क्या बताती है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. कि जो स्टार्स होते हैं वो रात को चमकते क्यों हैं, तो उसका भी रीजन हमें कौन बताएगा? साइंस बताएगा. तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे समुद्र की लहरें, वेव्स इन द सी, डे एंड नाइट, दिन रात क्यों बनते हैं, सर्दी गर्मी क्यों आती है. तो ऐसी कई सारी एग्जांपल्स हैं जो हमें साइंस में पता चलेगी. क्लियर. तो साइंस जो है हम बेसिकली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी. तो जो फिजिक्स वर्ड है उसमें स्टार्टिंग में लिखा है फिज. तो फिज का मतलब होता है फिजिकल बॉडी. तो साइंस की ऐसी ब्रांच जो फिजिकल बॉडी से डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स. तो फिजिक्स में जो एग्जांपल्स आती है वो ये सभी एग्जांपल्स आती हैं. ठीक है. जैसे कलर ऑफ स्काई जो होता है वो हमें फिजिक्स के नॉलेज से पता चलता है. नेक्स्ट इज केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में क्या आता है? केम का मतलब होता है केमिकल या केमिकल कॉम्पोजिशन. तो किसी भी मटेरियल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी वो किस केमिकल या एलिमेंट से मिलके बना हुआ है या वो कैसे रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट से, तो वो हम सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. क्लियर. सो नेक्स्ट आता है बायोलॉजी. बायोलॉजी में जो वर्ड है बायो, तो बायो का मीन होता है लाइफ या लिविंग बीइंग. तो ऐसी साइंस जो लिविंग बीइंग से डील करती है या लाइफ से डील करती है वो बायोलॉजी होती है. जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चलता है, वो सभी हम बायोलॉजी में डील करते हैं. क्लियर. सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज स्कोप ऑफ फिजिक्स. जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो इसीलिए हम फिजिक्स को 2 फिजिक्स के पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, सेकंड इज माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स. तो जो वर्ड है मैक्रो, तो मैक्रो का मीन होता है जिसका साइज बड़ा होता है तो उसको हम मैक्रो बोलते हैं, और जिसका साइज छोटा होता है उसको हम माइक्रो बोलते हैं. तो बाय द नेम इट मीन्स ये वो वाली फिजिक्स होती है जो ऐसे ऑब्जेक्ट से डील करती है जिसका साइज एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा होता है. वो वैल्यू है 10⁻⁻6 मीटर. तो जिन ऑब्जेक्ट का साइज 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा होता है वो उस वाली फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स. एंड जिनका साइज 10⁻⁻6 से छोटा होता है वो वाली फिजिक्स माइक्रो फिजिक्स होती है. इसका एक अनदर नेम भी है क्लासिकल फिजिक्स, एंड उसका नाम होता है मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स इसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये वाली फिजिक्स बहुत पहले डिजाइन हो चुकी थी. ठीक है. जो लेटर ऑन डिजाइन हुई वो है मॉडर्न फिजिक्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स. तो इसकी जो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं जैसे बड़े ऑब्जेक्ट जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जैसे मून, सन, फैन, कार, पेन, पेंसिल एटसेट्रा. तो इनसे जो भी हमारा प्रोसेसेस होते हैं वो हम मैक्रोस्कोपिक में डील करते हैं. एंड इसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटसेट्रा. ठीक है. तो जो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो वो हम माइक्रोस्कोपिक में डील करते हैं. इसका एक अनदर नेम भी होता है क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स. क्लियर. सो नेक्स्ट आता है हमारा फिजिक्स रिलेटेड टू
टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है कि फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से कैसे रिलेट करती है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। देखो जो सोसाइटी होती है, जो हमारा संसार होता है, ठीक है, जो हमारा समाज होता है, उसको किसकी ज़रूरत होती है? टेक्नोलॉजी की। और टेक्नोलॉजी कोई भी न्यू बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फिजिक्स की। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्टीम इंजन हुआ करते थे, ठीक है, स्टीम इंजन हुआ करते थे। तो उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उससे वो चेंज हो गया डीजल इंजन में, ठीक है। तो जो ये टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो किसकी कारण हुई? फिजिक्स के कारण। और इसकी नीड क्यों थी? क्योंकि ऐसा सोसाइटी को चाहिए था, ठीक है। या और एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। जैसे पहले जो कम्युनिकेशन होती थी वो वायर्ड मीडिया होता था, वो वायर्ड मीडिया होता था, जो भी कम्युनिकेशन के हमारे पास इक्विपमेंट्स थे, ठीक है। बट अब जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू रेज होती है। तो इससे क्या हो गया, जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी एक तो रेंज बढ़ गई, नेक्स्ट वो फास्टर हो गया पहले से, ठीक है। तो जो भी हमारी सोसाइटी की नीड्स होती हैं वो टेक्नोलॉजी पूरा करती है। और टेक्नोलॉजी न्यू बनाने के लिए हमें किसकी स्टडी की जरूरत होती है? फिजिक्स की स्टडी की जरूरत होती है, ठीक है। सो फिजिक्स इज द मेन पार्ट टू डेवलप एनी न्यू टेक्नोलॉजीज। क्लियर? फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको ध्यान से देखना। तो इसमें जो वर्ड है फोर्स, तो फोर्स होता है इट इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचते हैं या उसको धक्का लगाते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कि फोर्स। तो नेक्स्ट जो आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, यानी कि जिनके बिना हमारा कुछ भी न्यू नहीं बन सकता, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स वो होती हैं तो जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होती हैं, ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ऐसी हमारे पास 4 तरह की फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर force, third is weak nuclear force, and fourth one is gravitational force, ठीक है। ये हमारे पास 4 तरह की फोर्सेस होती हैं। देखो इसमें क्या आ गया? इलेक्ट्रो आ गया। इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो बना है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन एक तरह का क्या होता है? चार्ज होता है। क्लियर? इसमें क्या आ गया? मैग्नेटिक। मैग्नेट क्या करती है? या तो बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या उनको रिपेल करती है। तो इसका कंबाइनली मीनिंग क्या हो गया कि जो फोर्स चार्जेस के इन बिटवीन लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब वो फोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। अगर तो चार्ज सेम है, ठीक है, या नेगेटिव लेते हैं। अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी, जैसे मैग्नेट करती है। तो मैग्नेट में क्या होता है? जो सेम पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ रिपेल करते हैं, सेम इसमें भी सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, बट ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? जो चार्जेस के इन बिटवीन लगती है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो बाय द नेम इसमें क्या लिखा है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर वर्ड कहाँ से आया? न्यूक्लियस से। तो ये वाली वो फोर्सेस होती हैं जो इन बिटवीन दी क्या लगती हैं? न्यूक्लियस लगती हैं। न्यूक्लियस का जो साइज होता है, इसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो दीज फोर्सेस आर
वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये फोर्सेस होती कैसी हैं, ठीक है। देखिए हमें पता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये आ गया एटम, ये आ गया हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो इसमें हमें क्या पता है कि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है कि जो फोर्स इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है। तो दीज काइंड ऑफ फोर्सेस आर नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव है एक नो चार्ज है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो फोर्स है यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज के क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। बट बिकॉज अगर वो चार्ज पे डिपेंड करती है तो जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अट्रैक्ट करेंगे तभी तो वो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे ना, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को रिपेल करने लग गए तो ये वाला प्रोटॉन इसको रिपेल करेगा, ये तो न्यूक्लियस के बाहर चले गए। बट ऐसा नहीं होता। क्लियर? सो दिस फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये ना तो हमारे +1 में आएगा ना +2 में, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कब होती है। देखिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये भी न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियस की बात करेंगे। जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जब उनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, नियर अबाउट 92, जब हमारा एटॉमिक नंबर नियर अबाउट 92 या उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब ये वाला जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल इन द सेंस कि जब इसमें देखो साइज तो फिक्स है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है 10⁻⁻15। सिंपल सी बात है, अगर इसमें मैं 2 प्रोटॉन रखूंगा, ठीक है, तो ये इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। 3 रखते हैं तो भी इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। अगर मैं 92 प्रोटॉन्स रखूंगा तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो गए। अगर प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो गए तो उनके बिटवीन जो गैप है यानी कि 2 प्रोटॉन्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया। अगर स्मॉल हो गया तो उनके बीच में ये वाली फोर्सेज आ जाएंगी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करेंगी, दोनों को रिपेल करेंगी। तो अगर प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने लग गए तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी। तो अनस्टेबिलिटी होने के कारण ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं या फिर जो न्यूट्रॉन्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है। तब जो फोर्सेस लगती हैं या तब जो फोर्सेस डेवलप होती हैं उन फोर्सेस को क्या कहते हैं हम, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो ये प्रोसेस होता है डिके ऑफ न्यूक्लियस, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का जो बेसिक सा पार्ट है वो हम +2 में डील करेंगे। बट जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है ये थोड़ा सा हायर पार्ट में आता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी भी कई तरह के डिके करती है, जैसे अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके, ठीक है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स ना बीटा डिके में आती हैं, ठीक है। तो जब हम बीटा डिके को आगे स्टडी करते हैं तब ये फोर्सेस के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी सिंपल सी है कि एक तो पहली बात ये यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये हर जगह पे वैलिड है, कहीं भी चले जाओ ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है, द फोर्स बिटवीन द 2 मासेस। जो भी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उनका मास हम ले लेते हैं, फर्स्ट का m1 सेकंड का m2। क्लियर? तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होएगी, ओनली अट्रैक्टिव नो रिपल्सिव,
जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी कोई भी दो मासेस के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखो हमें इनमें क्या बोला, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का मीनिंग होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब वो दो ऑब्जेक्ट नज़दीक भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं, तो इट मीन्स दीज फोर्सेस आर आल्सो वैलिड फॉर लॉन्ग रेंज। ठीक है, लॉन्ग रेंज के लिए भी ये फोर्सेस वैलिड होती हैं। क्लियर? तो इसकी हम ना एक बार एक टेबल सा बना लेते हैं ताकि ये सभी फोर्सेस एक बार रिमाइंड हो जाए। ठीक है, ये टेबल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सी सबसे ज़्यादा वीक है। ठीक है, कौन सी शॉर्ट रेंज है, कौन सी लॉन्ग रेंज है, ये सभी हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सेकंड आता है हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इनका ना जो पैटर्न है जो मैंने ऐसे लिखा है, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, फर्स्ट नंबर पे जो आती है स्ट्रॉन्गेस्ट, वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आती है सेकंड नंबर पे, ये थर्ड पे एंड ये वाली आती है फोर्थ पे, यानी कि सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसका जो एक पैटर्न है इसको ऐसे एज इट इज़ ही याद करना है, ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम एंड वो सबसे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम इसी के बेस पे लिखते हैं, दीज फोर्सेस आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। ये कौन सी आ गई, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सेकंड strongest force. These are the third strongest force and these are the weakest force. Clear? नेक्स्ट इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस के बीच में लगती है, तो न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, इसीलिए ये भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। क्लियर? ये वाली होती है लॉन्ग रेंज फोर्सेस, क्योंकि चार्जेस कहीं भी हो सकते हैं, नज़दीक भी, पास दूर भी। लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ये अगेन शॉर्ट रेंज आ गई बिकॉज न्यूक्लियर है, short range forces and these are again long range forces। ठीक है जी। सो नेक्स्ट बात करते हैं, अट्रैक्टिव होती है या रिपल्सिव होती है। ठीक है, तो देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, तो ये क्या करती है, न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। बाइंड करने के लिए इस फोर्स को क्या होना पड़ेगा, अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। क्लियर? ये वाली देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, प्लस प्लस चार्ज रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो दिस आर आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, वीक न्यूक्लियर क्या करते हैं, ये फोर्सेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस भी क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, क्योंकि ये फोर्सेस तभी आती हैं जब कोई हमारा न्यूक्लियस डिके होता है, जब हमारा कोई न्यूक्लियस दो भागों में स्प्लिट होता है तब ये फोर्सेस आती हैं। तो दीज फोर्सेस आर रिपल्सिव इन नेचर। फोर्थ वन क्या होता है, अट्रैक्टिव। ठीक है, ये हमेशा ही क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, इसका जो ये वाली फोर्सेस होती है ना, ये वाली, ये हम पढ़ेंगे +2 में, ये वाली हम पढ़ेंगे +1
+1 में, ठीक है ना। तो ये वाली फोर्स हम +1 के 6 चैप्टर में ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है नेचर ऑफ फिजिक्स लॉस। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज का मीनिंग क्या है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में कितने लॉज होते हैं। तो फिजिक्स में मेनली 4 लॉज होते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। कंजर्वेशन होता है कि जब हमारा कोई भी प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद जो भी हमारी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं कंजर्व्ड, यानी कि कंजर्वेशन को वो फॉलो कर रही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या कहती है कि जो भी हमारा प्रोसेस होता है, बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस, प्रोसेस होने के बाद जो हमारी एनर्जी की वैल्यू है, टोटल एनर्जी, जो हमारी टोटल एनर्जी है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलो, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसमें एक बात और बतानी रह गई। देखो अगर हम कहते हैं कि सबसे पहले देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे फैन की एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद जो स्विच ऑन करते हैं वो किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी में चेंज हो जाती है, फैन घूमने लग जाता है, ठीक है। तो एनर्जी वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल है वो ख़त्म नहीं हुई, वो क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी इन दी फॉर्म ऑफ रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट हो सकती है, नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो वो क्रिएट हो सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, फ्रॉम one form to another form, ठीक है। ये अनदर स्टेटमेंट भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, बट ना तो वो डिस्ट्रॉय होगी ना ही वो न्यू क्रिएट होगी, ठीक है। तो सेम, बिल्कुल सेम इसमें आ जाता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ये क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास प्लस चार्ज वाली बॉडी है, क्लियर। तो ये वाली है नो चार्ज वाली, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हम इन दोनों बॉडीज को रबिंग करेंगे, एक दूसरे से घिसेंगे, तो ये क्या करेगा, अपना कुछ चार्ज इसको क्या दे देगा, शेयर कर देगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस वाला, और इसमें से चार्ज हट जाएगा। तो इसने अपना कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर कर दिया, इसको दे दिया, ठीक है। सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर हो सकता है बट खत्म नहीं हो सकता, क्लियर। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको अगर ऐसी फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, +2 में देखेंगे। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होती है, जो इधर होते हैं रिएक्टेंट्स एंड इधर होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स का जो चार्ज होता है और प्रोडक्ट्स का जो चार्ज होता है, उनका जो प्लस है आपस में, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनका चार्ज, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका चार्ज, वो दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहीं पे चेंज कर देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले देखो ये मोमेंटम वर्ड देखो, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, मोमेंटम हम लिखते हैं m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी अपना मास लेके एक पर्टिकुलर स्पीड पे, ठीक है, मूव करती है, मोशन में आती है, तब जो कंबाइनली क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब मोशन क्या होता है हमारा लीनियर होता है, लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तब जो मोशन होता है और मोमेंटम आता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कब आता है, जब कोई भी एंगुलर मोशन होती है। एंगुलर मोशन रिगार्डिंग देखो एग्जांपल ले लेते हैं डोर की। ठीक है, डोर जैसे फिक्स हो गया, ये हमारा डोर हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स एंड हो गया। जब हमने इस पे फोर्स लगाई तो ये वाली चीज़ ऐसे आ गई। ठीक है, अब देखो ये जो दरवाज़ा है वो यहाँ से चलकर यहाँ तो नहीं गया, ना ही यहाँ आया, बट वो क्या करा, वो थोड़ा सा घूम गया, तो उसने क्या बनाया, एंगल बनाया। तो जब भी एंगल में चेंजेस आने लगती हैं तब जो मोशन होता है वो होता है एंगुलर मोशन। क्लियर, तो अगर वो मूव करता है, कुछ डिस्टेंस मूव करता है, तब जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन होता है। तो इससे जो मोमेंटम आता है उसको हम बोलते हैं लीनियर और एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखनी है। और एक बात और, लीनियर में फोर्स होती है, एंगुलर में वो टॉर्क बन जाती है, यानी कि टॉर्क एक तरह की एंगुलर फोर्स को कहा जाता है। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उसका एंगल चेंज हो जाता है तब उस फोर्स का नाम टॉर्क बन जाता है। क्लियर, तो इससे हम इसका लॉ डेवलप करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स acting on a system is 0, then the linear momentum of system remains constant। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर इसका मीनिंग है, अगर हम कोई भी फोर्स किसी सिस्टम पे नहीं लगाएंगे, अगर हम बाहर से कोई भी फोर्स आइदर पुश और पुल, ठीक है, अगर हम कोई भी फोर्स किसी सिस्टम पे नहीं लगाते, वो जीरो होती है, तब जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट मींस वो चेंज नहीं होएगी। ठीक है, सेम इसकी डेफिनेशन है, अगर हमारी टॉर्क की वैल्यू, ठीक है, हमें बताया था कि फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं बट इन एंगुलर सेंस, अगर टॉर्क की वैल्यू 0 है तब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया ना। ठीक है, अगर फोर्स की वैल्यू 0 रहती है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, अगर टॉर्क की वैल्यू 0 रहती है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 4 लॉज ऑफ द फिजिक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है कि वो क्रिएट नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है। चार्ज ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्म नहीं कहना, ट्रांसफर होता है। लीनियर मोमेंटम का क्या कंसेप्ट है, अगर फोर्स 0 है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से जो फोर्स लगती है अगर वो 0 है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, और अगर टॉर्क 0 है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आती हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 64 लाख मीटर, रेडियस ऑफ सन 10⁻⁹ मीटर, रेडियस ऑफ मून 10⁻⁶ मीटर, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन इसीलिए कंसीडर किया है क्योंकि हाइड्रोजन सबसे बेस एटम होता है, इसके बाद एटॉमिक साइज लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जो बेसिक एटम का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर।
साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जो फिक्स होता है 10⁻⁻15 मीटर। ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी एक तरह की एक्सेलेरेशन होती है, एक्सेलेरेशन होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। सो ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू 10 भी कंसीडर कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। क्लियर। सो ग्रेविटी ऑन मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें रिजल्ट पता लगता है कि ग्रेविटी ऑन मून अर्थ की ग्रेविटी का 6th पार्ट होता है, ठीक है, कि अर्थ की ग्रेविटी का हम 6 से डिवाइड करेंगे तो किसकी ग्रेविटी आती है, मून की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं, डिराइव्ड यूनिट कौन से होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ किसी भी चीज़ में जो एरर्स आती हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, इस पूरी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में बता देना, एंड प्लीज़ जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी।